वेलकम बैक टू गंभीर टॉक्स। दोस्तों, बहुत प्यार मिला आपसे। मेरे को लोग एज ए विसल ब्लोअर बहुत फ़ोन करते हैं, एज ए क्रूसेडर बहुत फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि डीएमसी भंग क्यों हुई थी, आपने डीएमसी की कंप्लेंट क्यों की थी। ये क्या है, हमारी अपनी दिल्ली मेडिकल काउंसिल जो 1997 में एक एक्ट के रूप में आई, और वो इसलिए आई कि हम क्वैक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्वैक्स को अपने से अलग कर सकें। और अलग अलग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में आया। एमबीबीएस डॉक्टर का अलग आया, बीएमएस डॉक्टर का अलग आया, होम्योपैथिक डॉक्टर्स का अलग आया, यूनानी डॉक्टर्स का अलग आया। और जो लोग इनमें रजिस्टर नहीं है उनको क्रैक डाल के एक्ट में उनको पकड़ा जाएगा। इसके साथ साथ एक मुख्तार चंद जजमेंट भी आया कि क्या बीएमएस डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। जबकि मैं चेयरमैन क्वैकरी था और मेरे साथ डॉक्टर बुवेजा और हमारे डॉक्टर बॉबी थे। और उस समय हमने आईएमए के थ्रू, सेक्रेटरी उस समय शायद डॉक्टर प्रेम थे, हमने आईएमए के थ्रू केस किया। और उस केस के अंदर हमारे साथ कपिल सिब्बल जी थे, देविंदर सिंह जी थे, और ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट था जो 3 बेंच में हमने जीता। इसके साथ दिल्ली गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर था। हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर थे, खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय यह आया कि दिल्ली में एक एक्ट होना चाहिए क्वैकरी को कम करने के लिए। डेफिनेटली लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, एक एक्ट बना देती है, वो अपने हाथ स्ट्रॉन्ग करती है कि हम कुछ एक्शन ले सकें क्वैक्स के लिए। तो ऐसे ही एक्ट बना है, बीएमसी एक्ट 1997, और रूल्स हमारे बने 2003 में। इसके अंदर सभी डॉक्टर जो कहीं भी रजिस्टर हो, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो एमसीआई में रजिस्टर, उनको दिल्ली में रजिस्टर होना पड़ेगा। और दिल्ली में रजिस्टर होना पड़ेगा। कोई भी हमारी रेगुलेटरी इशू हो, एथिकल का इशू हो, तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल उसको एक्ट करेगी। एक हुआ, और पहले इसको जगह तो रघुवीर नगर में दी गई, बट समहाउ कई कारणवश के कारण ये बिल्डिंग में नहीं शिफ्ट हो पाए और ये मौलाना आज़ाद की चौथी मंजिल से ही चलते रहे। दोस्तों, जो नए बच्चे आए हैं हमारे, नए नए आरडीएस और उसके आए हैं, पहले मैं बता दूं कि ये एक्ट में 8 इलेक्टेड लोग थे और 5 मेडिकल कॉलेज से आते थे, 2 एक्स ऑफिशियो थे, डीन ऑफ मेडिकल फैकल्टी और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे, और 4 दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम नॉमिनेटेड थे। उस समय हमारी जो डीएमई की स्ट्रेंथ थी वो 7-8 हज़ार थी और डीएमसी की स्ट्रेंथ तकरीबन 25,000 थी। तो अभी टाइम आ गया है कि हम सब लोग मिलके इसको मॉडिफाई कराएं डीएमसी एक्ट को, और इलेक्टेड लोगों की भी ज़्यादा होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज भी 10 आ गए हैं और बहुत से ज़्यादा से लोग यहाँ पे माइग्रेट हो गए। अब डीएमसी की स्ट्रेंथ अभी 80,000 से 1 लाख है और इससे भी शायद ज़्यादा होगी। अब डीएमसी को कंट्रोल कौन करता है? डीएमसी एक्ट को अगर पढ़ें तो डीएमसी की सारी पावर काउंसिल में है, प्रेसिडेंट में नहीं है। प्रेसिडेंट इज गाइडेड बाय द काउंसिल, मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल। और एक यहाँ पे ऑफिस चलाने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार है। नाउ डिप्टी रजिस्ट्रार कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट का। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन इसकी एज 50 साल से पहले इसको डिप्टी रजिस्ट्रार बनना पड़ेगा। तो अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं बन सकते। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ये यूपीएससी से नहीं आता, ये किसी और कैडर से नहीं आता, ये इसका जो सिलेक्शन होता है दिल्ली मेडिकल काउंसिल ही करती है। शॉर्टलिस्टिंग करके ये दिल्ली गवर्नमेंट को भेजती है। स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उसको फाइनलाइज करते हैं। हेंस डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार है, इसको एक्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट बोला गया है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, ये गवर्नमेंट करेंगे। उसका काम डिसीजन लेना नहीं है, रजिस्ट्रारी करना है। टू रजिस्टर, टू डॉक्यूमेंट, टू रन दी ऑफिस एज ए रजिस्ट्रार एंड ए सेक्रेटरी। ये बहुत बड़ी बात है जो लोगों को समझनी है। तो अब इशू हमारा आ रहा है कि वाई इट वॉज डिजॉल्व। अगर ये ठीक चल रही थी तो वाई इट वॉज डिजॉल्व? भाई, इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिया उसमें ये कहा कि एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रार बाय द काउंसिल अगेंस्ट द एक्ट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। दूसरा लिखा गया फाइनेंशियल इरेगुलरिटी। तीसरा लिखा गया मैनिपुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। और चौथा और भी कई मुद्दे एलिगेशन लगाई गई और इसको नोटिफिकेशन दिया गया। ये क्यों आया नोटिफिकेशन?
ये नोटिफिकेशन ऐसे आया कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अंदर एक आरटीआई एक्टिविस्ट हिमांशु सिंघल, जिसके बच्चे की डेथ मैक्स हॉस्पिटल पीतमपुरा में हुई थी, उसको बताया जाता था कि आपके बच्चे की डेथ कभी डायसेंट्री से हुई है, कभी दूसरा डॉक्टर बोलता था जी उसके लीवर फेलियर से हुई है, क्योंकि उसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे मैक्स में शिफ्ट किया गया था। तीसरा बोलता है ये आरएसवी से हुआ है। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा तो हंसते खेलते आया था, तो मेरे को इसको डॉक्यूमेंटेशन दो। इस मेगा सिटी में, कैपिटल ऑफ इंडिया में, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करता है, उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। जब उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए तो उसने डीएचएस को अप्रोच किया। वो हर जगह भागा, फिर डीएचएस से भी उसको नहीं मिली मदद। उसने फिर दिल्ली मेडिकल काउंसिल को कहा कि डॉक्टर्स को बोला जाए, कि डॉक्टर्स के थ्रू किया जाए। उसको दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी उसके कहने के अनुसार मदद नहीं मिली। तो क्या किया हिमांशु सिंघल ने आरटीआई डालनी शुरू हो गई। ये आरटीआई उसने 2019 से डालनी शुरू करी, और ये आरटीआई डाल के वो सब डॉक्टर की डिटेल लेता था। रजिस्ट्रार कहाँ रहता है, किधर रहता है, क्यों हुआ, कैसे अपॉइंट हुआ, ये प्रेसिडेंट कहाँ से आया, नॉमिनेशन क्या होती है। तो उसने आरटीआई निकाल के, दिल्ली गवर्नमेंट से निकाल के, मेडिकल काउंसिल से निकाल के ये पाया कि रजिस्ट्रार 50 साल से पहले ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन उसकी रिटायरमेंट एज 60 साल है। अब ये 60 साल उसकी रिटायरमेंट एज है, तो वो 65 साल तक क्यों काम कर रहा है? उसका क्वेश्चन ये था। जब उसने देखा, उसने कहा कि क्यों काम कर रहा है, तो उसको आरटीआई में कागज दिए गए कि काउंसिल ने रजिस्ट्रार का टेन्योर 60 से 65 किया है, और उसके अंदर मेरे भी साइन थे। जब वो मेरे पास आया कि सर आपके भी साइन है, मैंने कहा ये तो चीटिंग और फ्रॉड है, मैंने तो कभी ये एजेंडा पे ही नहीं आया, ना इसके बारे में बात हुई है। तो मेरे को वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास ले गया, और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ शॉक्ड हुए कि इस टाइप की एक्टिविटी दिल्ली में हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं डीएमसी को भंग करता हूं, लेकिन जो भी उनके गोडवाल और बाकी जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सर नोटिस दीजिए और इनसे डिटेल मांगते हैं। उसने मेरे को ये भी कहा स्पेशल सेक्रेटरी जैन साहब ने कि अभी हमने फार्मेसी काउंसिल भंग करी है, वहाँ पे भी ऐसी गड़बड़ी थी, और उन्होंने ये तहकीकात शुरू किया। लेकिन किस्मत दिल्ली मेडिकल काउंसिल की कि हमेशा, क्योंकि वो सेक्रेटरी और बाकी कैबिनेट सेक्रेटरी के टच में थे पॉलिटिशियन के, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांग लिया। टाइम मांगने के बाद हमारा जनरल इलेक्शन शुरू हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद हमारा कई लोगों की वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, तो ये मामला डिले होता रहा। इन मीन टाइम जब ये मुद्दा आया तो हिमांशु सिंघल ने हाई कोर्ट में केस कर दिया। जब हाई कोर्ट में केस होता है तो ब्यूरोक्रेसी चुपचाप शांत बैठ जाती है कि मैटर इज सब जुडिस कि इस सब जुडिस में आएंगे। तो जब पिलर से पोस्ट हमारे हिमांशु जी घूम रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ पाई कि उनको आरटीआई में मिला कि एक फाइनेंस कमेटी बनाई हुई है। फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन है जो पुराने हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और काफ़ी हमारे एक्टिव सीनियर लोग थे। वहाँ पे एक फाइनेंस कमेटी बनाई हुई है। उस फाइनेंस कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया है, फाइनेंस कमेटी ने इसको अपॉइंट कर दिया। फाइनेंस कमेटी ने सजेस्ट नहीं किया है, फाइनेंस कमेटी ने कहा कि इनको 5 साल की हम एक्सटेंशन देते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को, यानी कि सबकी 5-5 साल एज बढ़ गई है। भाई एज किसकी बढ़ी थी? एज बढ़ी थी सुपरनेशन की 5 साल उन लोगों की बढ़ी थी जो लोग यूपीएससी से आए हैं और जो स्टेथो देख के पेशेंट को देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एज की तो अभी भी बार 62 ईयर्स थी। तो इन सारों में देखते हुए, और उन कमेटी के, फाइनेंस कमेटी में जो मेंबर थे, चेयरमैन विनय अग्रवाल जी थे, चंद्र प्रकाश जी थे, अनिल अग्रवाल जी थे, रानी जी थी। तो ये देखा गया कि एग्जीक्यूटिव के बिना क्लियरेंस होते हुए, काउंसिल के बिना क्लियरेंस होते हुए, इन्होंने अपना सेल्फ एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन तो किया सपोज फरवरी में, और नवंबर दिसंबर तक ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को नहीं भेजी गई। इसके भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि ये भेजी भी गई है नहीं भेजी गई है, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मेरे को पता लगा कि हमारे नाम से किया, तो मैंने चंद और लोगों से मैंने बात करी कि क्या ये कभी एजेंडा में आया था, हमारे पास आया था। मैंने अपने रिकॉर्ड्स देखे, और जब मैं कन्विंस हुआ कि ये एजेंडा में आया ही नहीं है, लेकिन अब चीज़ और निकली। 2014 में इन्हीं कमेटी ने, फाइनेंस कमेटी ने
रजिस्ट्रार की एक्सटेंशन रिकमेंड करी थी। अब ये 2019 की बात कर रहा हूँ, 2014 में भी इन्होंने एक्सटेंशन रिकमेंड करी थी, लेकिन काउंसिल ने उसको रोक दिया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम एज 60 से 65 नहीं कर सकते। और उनकी 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, जिसमें एनके सिंह साहब भी थे, कि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जब ये सारे डॉक्यूमेंट आए तो गवर्नमेंट ने अब सारे इसको 28 तारीख को सुपरनेशन ख़त्म हो गया था, यानी कि 65 साल भी ख़त्म हो गए थे नवंबर को। 12 नवंबर को काउंसिल के लोगों ने बैठ के एक एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को क्लियर किया। सरप्राइजिंग ये है कि 20 में से 19 लोग काउंसिल के थे, 19 लोगों ने इसको हाँ बोली कि हमें एक्सटेंशन देना चाहिए। बात तो ठीक है, रजिस्ट्रार की क्या गलती है? गलती तो फाइनेंस कमेटी की है, गलती तो प्रेसिडेंट की है जिसने मिनट्स लिखे, गलती तो काउंसिल की है जो एक्सटेंशन दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका बहुत संज्ञान लिया कि जब एक्ट में ही 60 लिखा गया, ना काउंसिल के पास पावर है ना एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि इसको 60 से 65 कर दें। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी रिकॉर्ड मैनिपुलेटेड हैं, फिर उन्होंने डिटेल में लिखा कि फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशंस हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ का बजट 10 से 20 करोड़ का था। एक आदमी के साइन से चेक जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं बचा। ये सब हुआ जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी। ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में ही हो गया था 28 नवंबर के बाद, क्योंकि कोर्ट कचहरी चलती रही तो कोई डिसीजन नहीं आया। इसके बाद गवर्नमेंट ने, जब नई गवर्नमेंट आई बीजेपी ने, तो इसको उसने, क्योंकि डॉक्टर रजिस्ट्रार तो रिज़ाइन करके चले गए थे, लेकिन इसको फिर गवर्नमेंट ने उसको भंग किया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सबको भंग किया, और जो कि नए काउंसिल में रजिस्ट्रार को चुनना था उस इंटरव्यू को भी भंग किया। तो आज की हालत में यह है कि हमारी डीएमसी का जो इंचार्ज है वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, जो सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर काम करता है और सेक्रेटरी अंडर मंत्री के अंदर काम करता है। तो अभी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, और हम 2 बनाएंगे, क्योंकि हिमांशु सिंघल साहब इसके बारे में क्या बोलते हैं, और हमारे एक्टिविस्ट जो लोग हैं, डॉक्टर सोलंकी, जिन्होंने ये मुद्दा खुद लिख के लिया, क्योंकि बाकी लोग तो चुप रहे थे, उनको शायद वो डरे हुए थे या लोग क्यों नहीं बोल रहे थे, मेरे को आज तक नहीं समझ आ रहा। चीज़ चलो मैंने स्टार्ट करी, पहले 6 महीने मेरे को सपोर्ट नहीं मिली, फिर डॉक्टर सोलंकी ने आके इस मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से लिया। अब मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत लोग आ रहे हैं। हमारा किसी पर्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, हमारा ये है कि जो कॉटरी बन जाती है, जो लॉबी बन जाती है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये सिविल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और ये कॉन्स्पिरेसी को कराने का स्टार्टिंग हुई है फाइनेंस कमेटी से। तो ये एक आदमी का नहीं है कि रजिस्ट्रार काम करता रहा, रजिस्ट्रार को काम करवाते रहे, जो लोग काम करवाते रहे, फ़ायदा लेते रहे, वो इक्वली नहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम इसको यहाँ आज अंत करते हैं, और हम सेकंड में हम हिमांशु सिंघल जी से और पंकज सोलंकी जी से और बाकी लोगों से भी हम इंटरव्यू करेंगे कि डीएमसी में क्या क्या होता था और हम इसको आगे कैसे इम्प्रूव करें। धन्यवाद।